नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ मास्टर जी में। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के काव्यखंड का तीसरा चैप्टर, इसके लेखक हैं कुंवर नारायण। इसमें 2 कविताएं हैं, कविता के बहाने और बात सीधी सी थी पर। पहले हम इसकी पूरी व्याख्या को समझेंगे, उसके बाद हर एक स्टैंजा की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। कविता के बहाने। इस कविता में कविता की शक्ति पर प्रकाश डाला गया है। कवि का कहना है कि कविता में चिड़िया की उड़ान और फूलों की मुस्कान और बच्चों का खेलना, तीनों चीज़ें समावेश हैं। तीनों चीज़ें इसमें हैं। ये तीनों अपने आप में बहुत सुंदर होते हुए भी सीमित हैं, परंतु कविता का क्षेत्र तो असीमित है। इसके अंतर्गत जड़ चेतन, पशु पक्षी, मनुष्य और आदि सभी चीज़ें व्याप्त हो जाती हैं। कविता असीमित है। अब हम इसके पहले स्टैंजा को देखते हैं, जो शुरू होता है कविता एक उड़ान से लेकर चिड़िया क्या जाने तक। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। कविता चिड़िया की उड़ान को देखकर नई नई कल्पनाएं भरती हैं। वह स्वयं भी उड़ान भरती है। कौन? कविता। उसमें नए नए भाव, नए नए रंग, नए नए विचार आते हैं। कविता की उड़ान इतनी ऊंची होती है कि बेचारी चिड़िया उसके छोर का कोई ज्ञान नहीं पाती। कविता का विस्तार चिड़िया की समझ से परे है। कविता न केवल घर के भीतर होने वाली गतिविधियों पर लिखी जाती है, बल्कि बाहर के संसार को भी व्यक्त करती है। वह कभी इस घर के बारे में लिखी जाती तो कभी उस घर के बारे में। आशय यह है कहने का कि कविता में घर घर की कहानी वर्णित होती है। कविता किस प्रकार कल्पनाएं के पंख लगाकर जगह जगह घूम आती है, यह उस बेचारी चिड़िया की समझ से परे है। आशय यह है कि प्रकृति सीमित है, किंतु कविता का क्षेत्र अनंत है, असीमित है। अब हम इसकी सेकंड व्याख्या को देखते हैं, स्टैंजा को। कविता एक खिलना से लेकर फूल क्या जाने तक। अब इसमें कवि कहता है कविता फूलों को खिलता देखकर खिलती है, पल्लवित होती है, खुशी होती है और पुष्पित होती है। उसमें नए नए रंग, नए नए भाव और सौंदर्य भर आते हैं, परंतु फूल बेचारा सीमित है। वह कविता को सुगंध और सौंदर्य से तो भर देता है, किंतु कविता के खिलने को नहीं समझ पाता कि कविता खिलती कैसे है। उसका बोध सीमित होता है, उसकी बुद्धि सीमित होती है फूल की। फूल तो बेचारा एक दिन गंध रहित यानी बिना खुशबू के हो जाता है, किंतु कविता किस प्रकार बिना मुरझाए महकती रहती है। वह घर के भीतर और बाहर हर घर द्वार पर अपनी भाव सुगंध बिखराती रहती है। इस बारे में बेचारा फूल नहीं जान पाता। वह तो बस सुगंध से भरना और एक दिन झड़ जाना इतना ही जानता है। जो सेकंड स्टैंजा थोड़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें एक लाइन है, कविता का खिलना फूल क्या जानी। कवि फूल की सीमा बताते हुए कहता है फूल स्वयं तो खिलता है, किंतु वह कविता के मर्म से अपरिचित रहता है। कविता फूल से अधिक मूल्यवान होती है। और एक और लाइन है, बिना मुरझाए बाहर भीतर कौन महकता रहता है, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है कि कविता ही है जो बिना मुरझाए महकती रहती है। कविता ही वह फूल है। फूल की सुगंध सूखने पर नष्ट हो जाती है, किंतु कविता अनंत काल है तक सुगंधित रह करती है। मतलब कि जब भी हम कविता पढ़ते हैं हमें उस कविता का सार वही मिलता है, हमारा मन पल्लवित हो जाता है। कविता हमेशा ही अपनी खुशबू बिखेरती रहती है, परंतु जो फूल है उसकी खुशबू खत्म हो जाती है। इसका थर्ड एंड लास्ट स्टैंजा है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने से लेकर बच्चों ही जाने तक। कवि कहता है कविता में भी बच्चों के खेलों को देखकर कवि शब्द क्रीड़ा करता है, शब्दों से खेलता है। वह शब्दों की, भावों की, विचारों की नए नए खेल खेलता है। जिस प्रकार बच्चे खेल खेलते हुए कभी उस घर में जाते हैं तो कभी घर के बाहर भागते हैं। वे इस घर उस घर सभी घरों के सामान से समान रूप से खेलते हैं। उनके मन में अपने पराये का भेदभाव नहीं होता। वे खेल खेल में सभी को अपना बना लेते हैं। वे सब घरों को एक करके क्या कहना चाहते हैं यह तो बच्चे ही जानते हैं। उन्हीं बच्चों के अनुसार कवि कर्म भी एक खेल है, शब्दों का खेल। कवि शब्दों के माध्यम से अपने मन के, बाहरी संसार के, अपनों के, परायों के, सब घरों के मनोभाव को एक वाणी देता है, मन के भावों को एक वाणी देता है। वह सबको समान मानकर अपनी भावनाओं को और उनकी भावनाओं को व्यक्त करता है।
कविता का खेल क्यों माना गया है? इसका आंसर है, जिस प्रकार बच्चे मनोरंजन और आत्माभिव्यक्ति के लिए खेलते हैं, खेलों के पीछे उनका कोई गंभीर उद्देश्य नहीं होता, उस प्रकार कविता रचना भी कवि का एक क्रीड़ा है, खेल है, लीला है। अब हम इसकी दूसरी कविता बात सीधी सीधी थी इस पर फोकस करेंगे। पहले हम इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, फिर इसके बाद हर एक स्टैंजा को देखेंगे। बात सीधी सीधी थी पर में भाषा की सरलता और सहजता को फोकस किया गया है। कवि का कहना है कि हमें सीधी और सरल बात को सीधी और सरल शब्दों में कहने का प्रयास करना चाहिए। भाषा के प्रदर्शन को फेर में पढ़ते ही बात उलझने लगती है, यानी बात को घुमाकर कहने से बात उलझ जाती है। जैसे जैसे कवि उलझाव से निकलने का प्रयास करता है, जटिलता और अधिक बढ़ने लगती है। कुछ लोग इस उलझाव में का समर्थन करते हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि इस तरह की उलझन बढ़नी चाहिए, बात घुमा फिरा कर ही कहनी चाहिए। परिणाम स्वरूप बात का मूल प्रभाव, जो मूल बात होती है, वह नष्ट हो जाती है। कहने वाला भाषा की जटिलता से तंग आकर जोर जबरदस्ती करने लगता है, यानी अपनी बात को समझा नहीं पाता। इस प्रकार वह अनचाहे अनाड़ी बन जाता है। अब हम इसके पहले स्टैंजा को देखते हैं, जो शुरू होता है बात सीधी सीधी थी से लेकर होती चली गई तक। इसमें कवि कहता है, मेरे मन में एक बहुत ही सरल सीधी बात थी। अब कवि अपने बारे में बताता है, मैं कहना चाहता था, परंतु मैंने सोचा कि इसके लिए एक बहुत बढ़िया भाषा का प्रयोग करूं। जैसे ही मैंने भाषाई प्रभाव जमाने की चेष्टा की, यानी अच्छी भाषा चुनने की चेष्टा की, प्रयास किया, बात की सरलता खो गई, सरल सी बात जटिल हो गई। तब मैंने मूल बात को व्यक्त करने के लिए भाषा के शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों, सेंटेंस पर, वर्ड पर आदि को बदलना शुरू कर दिया। जब बात ना बनी तो मैंने फिर से शब्दों को काटा छाँटा, कहीं से तोड़ा मरोड़ा, कहीं से इधर घुमाया, कभी उधर इधर फिराया। मैंने चाहा कि मूल बात प्रकट हो सके। कवि कहता है कि मूल बात प्रकट हो जाए। मैंने कोशिश की कि या तो मेरे मन की बात सहजता से प्रकट हो जाए, या फिर भाषा के उलट फेर से बने जंजाल, इस जंजाल से मुक्ति मिल जाए, परंतु दोनों में बात ना बन सकी। इधर कोशिश करने पर भाषा और अधिक जटिल होती गई, यानी शब्दों को इतनी इस प्रकार घुमाया फिराया कि पहले कभी आसानी से बात कह पा रहा था, पर उसने सोचा कि मैं अपनी भाषा का प्रभाव दिखाऊं। अब देखिए बात कितनी जटिल हो गई। उधर मूल बात भी अपनी सरलता खोजकर जटिल होती गई। इस प्रकार पल प्रतिपल जटिलता बढ़ती ही गई, यानी सरल सी बात भी इतनी कठिन होती गई। इसके दूसरे स्टैंजा को देखते हैं, जो शुरू होता है सारी मुश्किलों को धैर्य से लेकर वाह वाह तक। अब आगे बात बताते हुए कवि कहता है कि भाषा के चक्कर में फंसी बात को धैर्यपूर्वक सुलझाने की बजाय कवि उसे और अधिक कोशिश करके उलझाता चला गया। अब कहता है, जैसे मान लो पेंच ठीक से ना लगे तो उसे खोलकर फिर से लगाने की बजाय उसे कोई ज़बरदस्ती कसता चला जाए। मतलब कवि ऐसा कर रहा था कि बात सीधी सीधी नहीं आई समझ में, उसको आसानी से कह दी, पर नहीं और उसको उलझाता चला गया। अब कवि को बात के साथ ज़बरदस्ती इसलिए करनी पड़ी। अब कारण बताता है, क्योंकि उसकी इस बेवकूफ़ी पर वाह वाह करने वाले लोगों की कमी ना थी, लोग उसे शाबाशी देने वाले लोगों की कमी ना थी। वे उसे जटिल और पेचदार भाषा बनाने पर बधाई और प्रोत्साहन दिए जा रहे थे। इस कारण वह भी भाव और भाषा दोनों को जटिल बनाता चला गया। अब इसका तीसरा और आखिरी स्टैंजा है, आखिरकार वही हुआ से लेकर कभी नहीं सीखा तक। अब कवि उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि भाषा के साथ ज़बरदस्ती करने का वही परिणाम हुआ जिसका कवि को डर था। भाषा को तोड़ने मरोड़ने के कारण उसका मूल भाव प्रभाव ही नष्ट हो गया, जो मूल बात थी वह नष्ट हो गई। उसकी भाव प्रकट करने की शब्द शक्ति ही नष्ट हो गई, उसकी अभिव्यक्ति ही नष्ट हो गई, कुंद्र हो गई। भाषा भावविहीन बनकर खेल बनकर रह गई, यानी उसमें कोई भाव नहीं रह गई, वह केवल एक खेल बनकर रह गई। भाषा की उछल कूद शेष रह गई, बची रह गई। मूल कथ्य था जो वह नष्ट हो गया। अंत में कवि ने गुस्सा होकर अभिव्यक्ति को चमत्कारी, अपने बातों को चमत्कारी शब्दों में ठूस कर ऐसे ही छोड़ दिया, यानी झल्ला कर गुस्से में कवि ने उन शब्दों को तो ऐसे ही छोड़ दिया लिख लिख कर। तब वह कविता ऊपर से तो अच्छी भली कविता जैसे दिखने में लग रही थी, यानी लग तो रहा था कि कविता किसी ने लिखी है, परंतु उसकी आंतरिक अभिव्यक्ति बिखर गई।
कथन में कोई प्रभाव नहीं रहा, यानी जो बात थी उसमें कोई बात प्रभाव नहीं रहा, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा उसका। भावों की सघनता, जो भाव होते हैं वह सब नष्ट हो गए। वह कविता प्रभावहीन रह गई, उसका किसी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अब तब कवि ऐसा इमेजिनेशन करता है कि उस बात ने, जो बात थी उसने शरारती बच्चे की तरह कवि से खेलते हुए पूछा, तुम मुझसे खेल खेलते हुए भी व्यर्थ का परिश्रम कर रहे हो, अपनी बेवकूफ़ी भरी मेहनत पर पसीना बहा रहे हो। यानी क्योंकि शब्द को कभी आगे लगाता था, कभी पीछे लगाता था, कभी और उनसे खेल रहा था। तो इस बात कहती है कि अपनी बेवकूफ़ी भरी मेहनत पर पसीना बहा रहे हो बेफिजूल में। क्या तुमने अब तक भाषा को सहजता, सरलता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा, कि जितनी भी अपनी बात को सहजता से कहो, सरलता से कहो कि सामने वाले को समझ में आ जाए। तुमने यह नहीं सीखा। यदि नहीं सीखा तो यह तुम्हारी अक्षमता है, अयोग्यता है। यह थी इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। हमने दोनों कविताओं को कवर कर लिया है। अब अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे इंपॉर्टेंट, जो आपकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।